यूनिट 6 SC दुबे भारतीय ग्रामीण समाज और भारत एक ऐसा देश जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, तो फिर ये मॉडर्न कैसे बन रहा है, और वो भी अपनी जड़ों को छोड़े बिना? यही तो असली कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां पुराना और नया आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या मॉडर्न बनने के लिए अपनी परंपरा को छोड़ना ही पड़ता है? मतलब अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है ना, कि अगर मॉडर्न होना है तो अपने रीति रिवाजों को, अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़ना ही होगा। पर क्या ये सच है? क्या आगे बढ़ने का मतलब अपने अतीत को पूरी तरह से मिटा देना है? देखिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें आधुनिकता का सही मतलब समझना होगा, क्योंकि गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। हम अक्सर आधुनिक होने को पश्चिमी होने से जोड़ देते हैं। मतलब हमें लगता है कि वेस्टर्न देशों की नकल करना ही मॉडर्निटी है, जबकि सच तो ये है कि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को ऐसे समझते हैं। देखिए, पश्चिमीकरण वो क्या है? हो सकता है वेस्टर्न कपड़े पहनना या वहाँ का खाना पीना अपनाना, मतलब बाहरी चीजें। लेकिन आधुनिकीकरण ये बहुत गहरी चीज है। इसका असली मतलब है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, एक साइंटिफिक सोच रखना, बराबरी जैसे विचारों को मानना। और भारत की जो कहानी है ना, वो इसी फर्क को समझने की कहानी है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, भारत इस अनोखे रास्ते पर आखिर चल कैसे रहा है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह के काम को देखना होगा। सच कहूं तो उन्होंने इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया एंगल, एक नया मोड़ दे दिया था। तो ये थे योगेंद्र सिंह, भारत के बहुत बड़े सोशलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस किताब लिखी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। और इस किताब में उन्होंने उस आम सोच को सीधे सीधे चुनौती दी। वो सोच जो कहती थी कि भाई मॉडर्न बनना है तो परंपरा को भूलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, भारत की कहानी कुछ और ही है। योगेंद्र सिंह का मानना था कि आधुनिकीकरण का मतलब परंपरा को खत्म करना ही नहीं है। इसका मतलब है उसे वक्त के साथ बदलना, उसे अडैप्ट करना। एक मिसाल से समझिए, मान लीजिए एक पुराना घर है। हम उसे तोड़ते नहीं, बल्कि उसकी मरम्मत करते हैं, उसे आज की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। परंपरा भी बिल्कुल वैसी ही है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक जीती जागती चीज़ है जो बदल सकती है। और यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात थी। उन्होंने कहा कि भारत में परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो दोस्त बनकर साथ साथ रह सकते हैं। सोचिए, उस वक्त के लिए ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार था। इसने हमें भारत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया चश्मा दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? आखिर परंपराएं खुद को बदलती कैसे हैं? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और डीप में समझते हैं। योगेंद्र सिंह ने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, पुनर्गठन या रीइंटरप्रिटेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। परंपरा की जो आत्मा है, जो उसका सार है, वो वही रहता है, बस उसका बाहरी रूप बदल जाता है। जैसे सोचिए शादी की रस्में, वो तो आज भी होती हैं, लेकिन उनका तरीका, उनका अंदाज आज के ज़माने के हिसाब से कितना बदल गया है ना? कुछ असली उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाएगी। जैसे जाति व्यवस्था को ही ले लीजिए। पहले ये कितनी कठोर थी, लेकिन आज एजुकेशन और शहरों में आकर बसने की वजह से इसमें बहुत बदलाव आया है। या फिर देखिए हमारे परिवार, बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज अब छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल रहे हैं। और तो और धार्मिक रीति रिवाजों में भी अब लोग लॉजिक ढूंढने लगे हैं, वैज्ञानिक तर्क पूछने लगे हैं। ये सब क्या है? ये सब परंपरा के बदलने के, उसके पुनर्गठन के एकदम पक्के सबूत हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए योगेंद्र सिंह ने एक और कमाल की बात की। उन्होंने आधुनिकीकरण को दो मेन हिस्सों में, या कह लीजिए दो डायमेंशंस में बांट दिया। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि आखिर समाज में बदलाव किन किन लेवल पर हो रहा है। तो वो दो हिस्से कौन से थे? पहला था संरचनात्मक, यानी स्ट्रक्चरल। मतलब हमारे आसपास की दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे नए नए शहर बसना, फैक्ट्रियां लगना, स्कूल कॉलेज खुलना, लोकतांत्रिक चुनाव होना। और दूसरा था सांस्कृतिक, यानी कल्चरल। ये जुड़ा है हमारी सोच से, हमारी सोच में बदलाव, जैसे विज्ञान को मानना, सवाल करना और बराबरी, आज़ादी जैसे नए आइडियाज़ को अपनाना।
और यहीं से भारत की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सिंह ने ये देखा कि जो स्ट्रक्चरल बदलाव थे, मतलब शहर और इंडस्ट्रीज, वो तो बहुत तेजी से बदले, लेकिन जो हमारी सोच थी, हमारे कल्चरल मूल्य, वो उतनी तेजी से नहीं बदले। और बस यही जो धीमी और तेज रफ्तार का फर्क है ना, यही भारत के आधुनिकीकरण की कहानी को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना यूनिक बनाता है। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकला, और भारत का ये जो आधुनिकीकरण का तरीका है, ये दुनिया के बाकी देशों से इतना अलग क्यों है? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय परंपरा की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी अनुकूलन क्षमता। मतलब हमने बाहर से आए आइडियाज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। जैसे डेमोक्रेसी को ही ले लीजिए, हमने उसे सीधे सीधे नहीं अपनाया, बल्कि उसे अपनी पंचायत व्यवस्था और अपनी जमीनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। ये नकल नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट ब्लेंड है। और इस अनोखे तरीके के नतीजे भी काफी शानदार रहे हैं। आज सोशल मोबिलिटी बढ़ी है, मतलब एक छोटे से गांव का कोई इंसान भी पढ़ाई लिखाई के दम पर बड़े से बड़े शहर में एक ऊंचा पद हासिल कर सकता है। जाति की जो दीवारें थीं वो कमजोर पड़ी हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मौके मिल रहे हैं। लेकिन कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। योगेंद्र सिंह ने सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि ये बदलाव हर किसी तक एक जैसा नहीं पहुंचाए। आज भी गांव और शहर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ तो हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में आज भी पुरानी रूढ़िवादी सोच तरक्की के आड़े आ जाती है। तो ये चुनौतियां भी हैं। तो कुल मिलाकर योगेंद्र सिंह के इस पूरे एनालिसिस की खास बात क्या है? सबसे पहले, ये एक बैलेंस्ड नजरिया है। ये टकराव की बात नहीं करता, ये तालमेल यानी समन्वय की बात करता है। दूसरी बात, ये मानता है कि भारत का कॉन्टेक्स्ट एकदम यूनिक है और इसीलिए यहाँ के बदलावों को किसी वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो आखिर में बात यही है, भारत का आधुनिकीकरण किसी पुरानी चीज को फेंककर नई चीज अपनाने की कहानी नहीं है। ये तो परंपरा और आधुनिकता का एक क्रिएटिव संगम है, एक सिंथेसिस है, जहां दोनों मिलकर एक नई, एक बिल्कुल अनोखी पहचान गढ़ रहे हैं। कभी सोचा है कि जब हम गांव या ग्राम कहते हैं तो इस एक छोटे से शब्द में कितनी बड़ी दुनिया समाई होती है? देखिए, ये सिर्फ खेत, खलिहान और कुछ कच्चे रास्तों की कहानी नहीं है। ये तो भारतीय समाज के धड़कते हुए दिल की कहानी है। तो चलिए आज इसी दिल को, इसी बुनियाद को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जब कोई ग्राम शब्द बोलता है तो मन में क्या आता है? हो सकता है शांति, सादगी या फिर एक सरल जीवन की तस्वीर उभरती हो। पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है या फिर इसकी परतें और भी गहरी हैं? आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। असल में जो समाजशास्त्री भारत पर स्टडी करते हैं वो ये मानते हैं कि अगर आपको भारत को समझना है तो आपको इसकी शुरुआत ग्राम से ही करनी होगी। क्यों? क्योंकि गांव सिर्फ रहने की एक जगह नहीं है, ये तो वो केंद्र है, वो एपिसेंटर है जहां भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की सारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारी आज की यात्रा का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले हम ग्राम की परिभाषा को समझेंगे, फिर इसकी खासियतों को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि समाजशास्त्री इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर बात करेंगे कि आधुनिकता ने गांव को कैसे बदला है, और आखिर में हम कुछ चुनौतियों और निष्कर्ष पर नजर डालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नींव रखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक जगह को ग्राम बनाती हैं। इसके लिए हमें इसकी समाजशास्त्रीय परिभाषा को देखना होगा। तो ये रही इसकी एक बुनियादी परिभाषा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है, एक ऐसा संगठन जहां लोग पारंपरिक रिश्तों और आपसी सहयोग के एक मजबूत धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही आपसी ताना-बाना गांव की असली पहचान है। अच्छा, अब अगर इस परिभाषा को और आसान बनाना हो तो हम इसे इन 5 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला, एक तय इलाका। दूसरा, परिवार और जाति से बनी एक मजबूत सामाजिक एकता। तीसरा, सबके साझा रीति रिवाज और परंपराएं। चौथा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ज्यादातर खेती-बाड़ी पर निर्भर हो। और पांचवा, स्थानीय शासन चलाने के लिए एक ग्राम पंचायत। तो जब ये सारे घटक एक साथ मिलते हैं तो 4 बड़े स्तंभ उभर कर सामने आते हैं, और ये वो स्तंभ हैं जिन पर भारतीय ग्राम का
पूरा ढांचा, पूरा जीवन टिका हुआ है। ये 4 स्तंभ हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। और मजे की बात ये है कि ये चारों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यही सब मिलकर गांव के जीवन की एक जटिल, एक बहुरंगी तस्वीर बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्तंभ की। गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी मुख्य रूप से खेती ही है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि जमीन का बंटवारा अक्सर बराबर नहीं होता और सहकारी समितियों जैसी चीजें आर्थिक लेन देन में एक जरूरी भूमिका निभाती हैं। फिर आता है सामाजिक स्तंभ। देखिए, यहाँ पर जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार का ढांचा बहुत मजबूत होता है। जो स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज हैं, वो एक तरह से सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का काम करते हैं। मतलब वो तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तीसरा स्तंभ है सांस्कृतिक। गांव का जीवन त्योहारों, मेलों, लोकगीतों और स्थानीय कलाओं से एकदम सराबोर रहता है। ये परंपरा और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र है, जहां हर कोने में पीढ़ियों की कहानियां और मान्यताएं बसती हैं। और चौथा और आखिरी स्तंभ है राजनीतिक। गांव का जो प्रशासनिक केंद्र है वो है ग्राम पंचायत। कहने को तो यहाँ फैसले मिलकर लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में अक्सर इन फैसलों पर गांव की जो ताकतवर जातियां हैं उनका असर साफ दिखाई देता है। ये हमें शक्ति के खेल को भी दिखाता है। अब जब हमने गांव की पूरी बनावट को समझ लिया है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो समाज के एक्सपर्ट्स हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन जटिलताओं को कैसे देखा है, कैसे समझा है। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। इसमें 3 प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहले हैं M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण जैसा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि कैसे निचली जातियां ऊंची जातियों के तौर तरीकों को अपनाकर समाज में ऊपर उठने की कोशिश करती हैं। फिर है S.C. दुबे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली विकास ऊपर से योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी से ही हो सकता है। और फिर आते हैं योगेंद्र सिंह, जिन्होंने ये विश्लेषण किया कि गांव की संस्थाएं कैसे नए जमाने को अपनाते हुए भी अपनी परंपराओं को बचाए रखती हैं। ये तीनों ही हमें दिखाते हैं कि गांव कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि लगातार बदलने वाली एक इकाई है। और इन्हीं विचारों से एक बड़ा सवाल उठता है कि आज के इस आधुनिक दौर में, इस मॉडर्न युग में गांव का स्वरूप कैसा है? क्या वो बदल रहा है? चलिए अब इसी पर ध्यान देते हैं। देखिए, ये सोचना कि गांव आज भी वैसे ही हैं जैसे सालों पहले थे, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के फैलने से, खेती में ट्रैक्टर और नए औजारों के आने से, डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट के इस्तेमाल से, और हाँ, महिला सशक्तिकरण जैसी कोशिशों से गांव लगातार बदल रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो आज के दौर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गांव अब सिर्फ परंपराओं के रखवाले नहीं रहे, बल्कि वो अब प्रगति और बदलाव के सक्रिय केंद्र भी बन रहे हैं। ये एक तरह का संगम है जहां पुराना और नया दोनों एक साथ बह रहे हैं। लेकिन ये जो बदलाव का रास्ता है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है, ये आसान नहीं है। तो चलिए अब अपने आखिरी खंड में देखते हैं कि वो मुश्किलें क्या हैं और इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है। विकास के बावजूद गांव के सामने आज भी कई पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हैं, जैसे आर्थिक असमानता और जमीन के बंटवारे से जुड़े मुद्दे, अच्छी पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी, समाज में आज भी मौजूद गहरा जातिगत भेदभाव और नौजवानों के लिए बेरोजगारी और मौकों की कमी। ये सब बहुत गंभीर समस्याएं हैं। तो अब आते हैं निष्कर्ष पर। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तमाम बदलावों और चुनौतियों के बाद भी ग्राम आज भी भारतीय समाज की सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक इकाई है। ये जीवन के हर पहलू का केंद्र बना हुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। और ये एक लाइन शायद इस पूरी बात का सार बता देती है। गांव भारतीय समाज की आत्मा और ग्रामीण विकास की आधारशिला है। ग्रामीण भारत, सोचिए, परंपराओं और बदलाव का कितना विशाल और जटिल मोज़ेक है ये। आज हम एक ऐसे समाजशास्त्री के काम को समझेंगे जिन्होंने हमें इसे समझने के लिए एक नया नजरिया दिया। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना? देखिए, भारत की 60% से ज्यादा आबादी आज भी गांव में रहती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर असली भारत को समझना है तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए?
एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी, और उन्होंने हमें एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, एक नया लेंस। उनका नाम था श्यामचरण दुबे। तो आइए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर कौन थे श्यामचरण दुबे और क्यों उनका काम आज भी इतना रेलेवेंट माना जाता है? श्यामचरण दुबे या एससी दुबे इंडियन सोशियोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम थे। उनका मेन फोकस पता है क्या था? गांव की लाइफ, उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड बनावट है ना, उस पर। मतलब कि कैसे डेवलपमेंट और सोशल चेंज इंडिया के गांवों को बदल रहे हैं। और उनका जो एनालिटिकल अप्रोच था वो इतना पावरफुल था कि उनकी बातें आज भी पॉलिसीज को शेप करती हैं। इससे ये श्योर किया जाता है कि जो भी डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो गांव की जमीनी सच्चाई से जुड़े हों। अच्छा, अब उनकी कुछ खास किताबों पर नजर डालते हैं। ये वो किताबें हैं जिन्होंने उनके आइडियाज की फाउंडेशन रखी और इंडियन सोशियोलॉजी को एक नई दिशा दी। उनकी 3 किताबें हैं जो खासतौर पर जिक्र के लायक हैं। पहली है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, जिसमें उन्होंने बदलते हुए गांवों को एनालाइज किया। फिर आती है पीस इन कोऑपरेशन इन इंडिया, इसमें उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रोल को देखा। और तीसरी मॉडर्नाइजेशन एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है उसको समझाया। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की जड़ तक। चलिए दुबे के जो कोर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। दुबे की पूरी फिलॉसफी का एसेंस आपको इस एक लाइन में मिल जाएगा। विकास केवल आर्थिक प्रगति नहीं है। उनका कहना था कि आप इसको सिर्फ रुपए पैसे से नहीं नाप सकते। तो फिर सवाल तो उठेगा ही ना कि अगर ये सिर्फ पैसा नहीं है तो फिर ये है क्या? और यही सवाल हमें उनके पर्सपेक्टिव के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। आखिर उनके लिए डेवलपमेंट का असली मतलब था क्या? दुबे के लिए इसका जवाब बिल्कुल क्लियर था। उनके हिसाब से असली डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, मतलब उसे सोशल और कल्चरल ग्रोथ से जोड़कर देखना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वहाँ की लोकल सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे जाति, परिवार, इनको इग्नोर करता है वो फेल ही होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बस एक फैंसी साउंडिंग टर्म नहीं है, ये जरूरी है। आप बस कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर रख दें और सोचें कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अक्सर हम ट्रेडिशन यानी परंपरा और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण को एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखते हैं, है ना? एक तरफ है परंपरा जो हमें पीछे खींचती है और दूसरी तरफ है मॉडर्निटी जो आगे ले जाती है। यही सोचते हैं ना हम। लेकिन दुबे ने इसी सोच को चैलेंज किया। उनका तर्क था कि ट्रेडिशन कोई स्टैटिक चीज नहीं है, वो स्थिर नहीं है, बल्कि टाइम के साथ बदलती रहती है। और जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के साथ जोड़ते हैं ना, तो डेवलपमेंट ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल होता है। तो ये कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक बैलेंस है। ये जो सामाजिक संरचना का आइडिया है, ये दुबे के काम का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसको आप समाज के एक इनविजिबल फ्रेम की तरह सोचिए। जाति, परिवार, लोकल लीडरशिप, इन सबसे बनने वाले रिश्तों का एक नेटवर्क। यही नेटवर्क डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर आप बिना ये समझे पानी का पंप लगा देते हैं कि उस तक एक्सेस किसका होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो आपका प्रोजेक्ट फेल होने के पूरे चांस है। तो इन सभी आइडियाज को अगर हम जोड़ दें तो दुबे का ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या निकल कर आता है? चलिए इसको थोड़ा समराइज करते हैं। दुबे के कंट्रीब्यूशन को हम 4 मेन पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, उन्होंने डेवलपमेंट और सोशल चेंज के बीच के लिंक को क्लियर किया। दूसरा, उन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच सिनर्जी कैसे बनाई जा सकती है, ये समझाया। तीसरा, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को एक साइंटिफिक और सोशल लेंस दिया। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी को एक मजबूत इंडियन पर्सपेक्टिव दिया। लेकिन देखिए, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, आलोचना से परे नहीं होता। तो चलिए अब दुबे के काम के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस पर भी एक बैलेंस नजर डालते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को डेवलपमेंट के सेंटर में रखता है। उन्होंने हमें ये याद दिलाया कि डेवलपमेंट आखिर में मशीनों के बारे में नहीं बल्कि इंसानों के बारे में है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। उनके काम की भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि उनका ज्यादातर फील्ड वर्क नॉर्थ इंडिया के गांवों तक ही सीमित था। तो हो सकता है कि ये पूरे इंडिया की जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है उसको आईने में ना दिखाता हो।
इसके अलावा आज के टाइम में जहां टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका एनालिसिस थोड़ा कम डिटेल लग सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जिस टाइम वो लिख रहे थे उस हिसाब से ये आम बात थी। और आखिर में ये कोट उनके काम के पूरे सार को समेट लेता है कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक्स या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, इसका गहरा रिश्ता, इसकी जड़ें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में हैं।